नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। हल्ला बोल। आज बात बाबा साहब अंबेडकर की, या कहें उस राजनीति की जिसमें वोट बैंक के जरिए बाबा साहब अंबेडकर को याद करने की एक नई लकीर बनती चली जा रही है। राजनीतिक दलों की फेहरिस्त बढ़ती चली जा रही है। राजनेताओं की जुबान से लग तक अंबेडकर शब्द तो आता है, लेकिन कहीं हाशिए पर पड़े हुए समाज को लेकर कोई चिंता दिखाई नहीं देती। दिखाई देती है तो सब कुछ शब्दों में ही गुम क्यों हो जाता है। बात आज इस पर होगी, लेकिन 5 सवाल हमारे भी हैं। पहला सवाल, दलित वोट बैंक की खातिर नेताओं को आई अंबेडकर की याद? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अंबेडकर की विरासत की सियासत में मोदी से पिछड़ी कांग्रेस, ये एक दौड़ है, राजनीतिक दौड़। तीसरा सवाल, अंबेडकर की याद के बीच दलितों पर अत्याचार भूल गए नेता? जी, जिस तरीके से उत्पीड़न के मामले दर्ज होते चले जा रहे हैं, पिछले बरस 50,000 से ज्यादा थे। चौथा सवाल, 17% दलितों का मसीहा बनने के लिए अपने अपने अंबेडकर क्या हर किसी के हो गए? जो मन चाहे, जैसे मन चाहे वैसे परिभाषित कर रहा है, जो मेल हो जाए उसके राजनीतिक दल से। उत्तराधिकार की जंग में सियासत की याद और भूल गए सिद्धांत, जो सिद्धांत थे, सिद्धांत तो यह भी था, इस देश में सोशल डेमोक्रेसी आएगी, बराबर जमीन बांट दी जाएगी, सुविधाओं को भी आबादी के मुताबिक बांट दिया जाएगा। बहुत सारे जिक्र, लेकिन तमाम जिक्रों का कोई जिक्र नहीं। तो 3 तस्वीर आपके स्क्रीन पर, क्योंकि शुरुआत आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती से, तो ये 3 स्क्रीन के जरिए जरा देखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर को याद किया गया। ऐसा कोई प्रांत नहीं जहां बाबा साहब अंबेडकर को याद नहीं किया गया। ऐसा कोई नेता नहीं जिसने ना किया हो। इस फहरिस्त में वामपंथी भी, इस फहरिस्त में IMM के यानी ओवैसी साहब भी, इस फहरिस्त में समाजवादी पार्टी भी। फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी। राजनीतिक दल इस देश के भीतर बहुत है, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही, अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 2 अलग अलग जगहों पर, महू में और मुंबई में, श्रद्धांजलि दी। यहां तक कह दिया वो अंबेडकर की वजह से ही देश के प्रधानमंत्री हैं। और उधर मायावती ने अंबेडकर के बहाने सभी दलों पर हमला बोल दिया। सवाल यही कि अचानक अंबेडकर इतने प्रासंगिक हो क्यों गए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती श्रद्धांजलि और सियासी संभावनाओं का दिन है। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने और दावा ठोंकने की दौड़ चल रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम समिट का उद्घाटन करते हुए बाबा साहब की तारीफों के पुल बांधे, फिर उनकी जन्मस्थली महू जाकर भी शीश नवाया। सरकारें बहुत आई, ये 26 अलीपुर, बाबा साहब आंबेडकर की मृत्यु के 60 साल के बाद उसका स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें मिला। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया, उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब आंबेडकर को जाती है, इस संविधान को जाती है। इधर खुद को अंबेडकर का आधुनिक उत्तराधिकारी मानने वाली पार्टी की अगुवा मायावती ने बताने की कोशिश की कि अंबेडकर के प्रति उनका अनुराग और सम्मान ही सच्चा है। खुद को अंबेडकर की अनुयायी बताते हुए मायावती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मखौल भी उड़ा डाला। उनका युवराज राहुल गांधी चुप रहता है, लेकिन आज जब वो सत्ता से बाहर हैं, तो सत्ता में वापस आने के लिए दलितों के वोटों के स्वार्थ में जहां जहां भी उत्पीड़न होता है, तो वहां जाकर ये किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हुई। पार्टी ने कहा कि कम से कम आज के दिन तो राजनीति नहीं करती मायावती, आज तो बाबा साहब को याद करने का दिन है। देखिए, अंबेडकर जी के जयंती के दिन अच्छी बात करनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति के नायक देश के बड़े से वोट बैंक में अंबेडकर की असीम क्षमता को देख रहे हैं। इसलिए समय के हिसाब से अंबेडकर लगातार प्रासंगिक और बड़े होते जा रहे हैं। जो पहले गलती से भी अंबेडकर का नाम नहीं लेते थे, अब वही अंबेडकर की माला जपते हैं। आज तक ब्यूरो।
तो क्या वाकई इस दौर में सब कुछ वोट बैंक में सिमट गया है? हमारे साथ लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, कांचन इलैया साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, अशोक भारती नोएडा में हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन के, बद्री नारायण जी जेएनयू में पढ़ाते हैं, दलित राइटर थिंकर हैं, और इन सब के बीच हमारे साथ मुंबई से प्रकाश अंबेडकर जी भी जुड़ चुके हैं। प्रकाश अंबेडकर जी, सवाल तो यही कि इस दौर में राजनीतिक तौर पर क्यों याद किया जा रहा है अंबेडकर को, और दूसरा सवाल ये कि आज चूंकि धर्मांतरण हुआ है रोहित वेमुला की मां का, तो क्या वह प्रासंगिक राजनीतिक तौर पर देखा जाए या उसे सामाजिक तौर पर परखा जाए? देखिए, पहले जो प्रश्न आपने किया है उसका जवाब मेरा यही है कि कई सालों से जो अम्बेडकराइट पॉलिटिकल मूवमेंट थी वो बिखर चुकी है। यूपी में कुछ हद तक मायावती दलित राजनीति वहाँ पर कर रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में दलित वोट की राजनीति की जो अहमियत थी वो अहमियत ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही अपनी अहमियत वहाँ पर ख़त्म कर दी थी जी। ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए आज जो हो रहा है वो वोट की राजनीति हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ। क्योंकि अगर अलग से दलित वोट होता तो उसको खींचने की बात, तो अपनी तरफ खींचने की बात होती, तो दलित वोटों की राजनीति की बात होती। लेकिन आज मुझे ये दलित वोटों की राजनीति की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात ये है कि आज जो बाबा साहब को दोबारा उजागर करने की और उनकी सब बातें दोबारा लोगों के सामने लाने का अगर श्रेय किसको जाता है तो आरएसएस को जाता है। आरएसएस मोदी जी की सरकार के माध्यम से डेवलपमेंट की अगर राजनीति करती तो शायद मेरे ख्याल से बाबा साहब की उजागर नहीं होती, लेकिन आरएसएस मोदी की सरकार के माध्यम से अपनी विचारधारा की सरकार ले आना चाहते हैं कि जिसमें मनुवाद का अंश अभी भी बाकी है। दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उस पर आंच लाना शुरुआत किया है। तीसरी बात यह है कि लोगों की आयु जो है उसको नियंत्रण करने की बात कही है, और इसी को लेके फैसिज्म की शुरुआत होती है या डिक्टेटरशिप की शुरुआत होती है, या आरएसएस को जैसे है कि हिटलर जो है हिटलरशाही की शुरुआत होती है। और इसी के माध्यम से अगर हम लोग ने अभी आरएसएस के इस विचारधारा को विरोध नहीं किया तो ये हमारे सिर पर बैठेंगे। ये डर की वजह से आप इनसे लड़ना है तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी से ही लड़ना है, और बाबा साहब की आइडियोलॉजी से लड़ते समय ये आपस में ही लड़ रहे हैं कि मैं ही इसका वारिस हूं और कोई इसका वारिस हो नहीं सकता है। तो आज जो धर्मांतरण हुआ प्रकाश, अगर बाबा साहब की दोबारा यकीन प्रकाश जी, चूंकि आपने आरएसएस तो आरएसएस को जाता है, पूरे आरएसएस के एजेंडे का जिक्र दूसरी किया। बात रोहित वेमुला जी जहां तक है, बोले, मैं एक कहता हूं कि जहां तक राधिका वेमुला की बात है, मेरे ख्याल से ये उनका एक पर्सनल इशू है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जो बयान उन्होंने जारी किया है उसमें ये कहा है कि रोहित ने उनके साथ में नवंबर में इस बात की चर्चा की थी कि अपने को दीक्षा लेना है, और बाबा साहब ने जिस तरह से दीक्षा ली थी उसी तरह से हमको दीक्षा लेना है। आज उनका कहना यह है कि रोहित हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसने जो रास्ता दिखाया था वो रास्ता बाबा साहब की जयंती पर हमने मुंबई में आके अपनाया और हमने अपने आप को लिबरेट किया है। जी कांचन इलैया जी, अब इसके आगे का सवाल, प्रकाश अंबेडकर जी को लगता है कि संघ का एजेंडा बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को दोबारा सत्ता पर ला रहा है और यह अब तमाम राजनीतिक दलों की जरूरत है। क्या यह टकराव की उपज है बाबा साहब के प्रति राजनीतिक प्रेम? नहीं, एक तरफ जो प्रकाश अंबेडकर जी बोला है वो सही है। बीजेपी एज ए पार्टी जो है वो एक अंबेडकर का जो 125th जयंती है वो बड़ा से बड़ा जो गवर्नमेंट लेवल पे कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मऊ गए, वहाँ जो है बाबा साहेब अंबेडकर का जो फिलॉसफी से जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया गया उसी से ही माई जो जिसका माँ बर्तन धो के, जो जिसका माँ जो छोटा छोटा काम करके मुझे ये वहाँ से लेके मैं प्राइम मिनिस्टर तक जो आया वो बाबा साहेब अंबेडकर का
जो सिद्धांत और कॉन्स्टिट्यूशन से ही जी। हुआ जो बोल के जो प्राइम मिनिस्टर बोला वो ठीक ही है। मगर जहाँ तक आरएसएस जो कर रहे हैं, अगर जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सोशल इंजीनियरिंग वो करना चाहते हैं, वो रिलीजियस में सोशल इंजीनियरिंग करना है, वो रिलीजियस का और जा रहा ही नहीं। पॉलिटिक्स में सोशल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो कौन सी सत्ता में किसको क्या दे रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थे 2014 में, एक होम मिनिस्टर दलित थे, एक स्पीकर दलित औरत थी, उससे पहले एक दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। ये जहां तक वो कांग्रेस ने लेके आया, और वही पॉलिटिकल सिस्टम में एक कांशीराम इधर से आया, मायावती इधर एक चीफ मिनिस्टर भी बनी। अब बीजेपी गवर्नमेंट में एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, दलितों का जगह वहाँ कहाँ है? वो होम मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, स्पीकर कौन है? ये क्या कर रहा है? ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इशू ये है। आप अंबेडकर को एक बंगला बनाएंगे, आप अंबेडकर का नाम पे एक स्तूपक बनाएंगे, वही नहीं। सत्ता में क्या हो रहा, सोशल सिस्टम में क्या हो रहा? रोहित वो वेमुला का जैसा बच्चा जो सोक्रेटिस के जैसा क्यों मरना पड़ा, ये देखना होगा। अगर ये नहीं देखे तो अंबेडकर का जो फिलॉसफी, जो प्रॉफिटिक विजन है, वो विजन को अमल करना उतना आसानी नहीं होगा। ओके, बद्री नारायण जी, हम इसके आगे अब फिर आगे बढ़ रहे हैं। जरा सा सवाल अब कांचा लैया साहब जो सवाल उस शायद स्थितियों का निकाल रहे हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, इसमें जरा सा जोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी को भी हमने पहली बार लखनऊ में देखा कि वह भी बाबा साहब अंबेडकर को ले आए। जो सत्ता में है, विरोध की राजनीति तो समझ में आती है, लेकिन सत्ता में रहते हुए बाबा साहब अंबेडकर को जब आप याद करेंगे तो दलित समाज सवाल करेगा, काउंटर क्वेश्चंस कहीं ज्यादा तेजी से होंगे। तो क्या लगता है कि इस प्रोसेस में सरकारें फंस रही हैं, क्योंकि पॉलिसी नहीं है उनके पास? सरकारें फंस रही हैं या इस देश को डाइवर्ट किया जा रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात पुन प्रसून जी आपने उठाया। सचमुच जब प्रतीकों की राजनीति होती है तो उसकी एक समस्या होती है कि वो रियल इशू से डाइवर्ट करता है, रियल इशू से ध्यान हटाता है। और रियल इशू और जब सत्ता करती है तो सत्ता उन प्रतीकों की राजनीति से अपने क्राइसिस को छुपाना चाहती है। अपने जो क्राइसिस वो वही अपने पॉलिसीज नहीं इम्प्लीमेंट कर पाना, तो उसको छुपाना चाहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रतीकों की राजनीति गलत है, प्रतीकों की राजनीति की अपनी शक्ति है, लेकिन प्रतीकों की राजनीति किस तरह से करते हैं? कर्म के प्रतीक के साथ सच को जोड़ करके, या सच और प्रतीक को अलग अलग करके? जैसे आपको पता होगा कि एक कांशीराम ने ही एक बात कही थी, बड़ी रोचक बात कही थी, कि महाराष्ट्र में मैंने देखा कि अम्बेडकर को कि स्टैचू बना के अम्बेडकर के विचारों की हत्या खुद उन्होंने यूपी में किया। लेकिन अगर आपने स्टैचू बना के और आप उनके महल को, घर को, बंगले को वो करके आप उनके जन्म स्थल पर जा करके कुछ बनवा दीजिए, उससे आप कोई बड़ा सामाजिक, वो जो अभी कंचा जी कह रहे थे, सही कह रहे थे कि वो उनका पार्टिसिपेशन कितना दे रहे हैं आप उनको। और एक बात जो प्रकाश जी कह रहे थे उससे मैं सहमति जाहिर करना चाहता हूँ कि ये वोट की राजनीति भी है। मतलब ये जो है ऐसा सिर्फ टकराव एजेंडे का नहीं है, वोट की राजनीति है। क्यों है? एक मिनट जरा इसको थोड़ा खोल दूं। क्योंकि जिन कारणों से कह रहे थे नहीं है, उन्हीं कारणों से है क्योंकि कांग्रेस से दलित वोट बहुत खुश नहीं है जी। बीजेपी और दलितों की अपनी कोई पार्टी नहीं है पूरे देश में, तो दलित वोट ही एक ऐसा वोट है जो कि संशय में है, जो कि जिसका कोई अपना नेतृत्व नहीं उभरा है। स्क्रीन पे दिखला भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं, उनके तमाम नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को आगे अगर बढ़ाइए, अशोक भारती जी, आरपीआई चुनाव लड़ी महाराष्ट्र में, आरपीआई कमजोर हो गई राजनीतिक तौर पर, दलितों के किसी नेता को लेकर फिर मायावती एक सत्ता के प्रतीक के तौर पर उभरी, वह भी इस दौर में सिमटी हुई है उत्तर प्रदेश में। वोट पूरे देश में है, मुद्दे पूरे देश में हैं। आपको जान के हैरत होगी, इस देश में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं उनकी हम लिस्ट लेकर आए हैं, उसे हम जब देख रहे थे तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के सबसे ज्यादा लोग हैं जेलों में जो बंद है। क्या यह माना जाए कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक दलों को बाबा साहब अंबेडकर के जरिए देश के भीतर प्रोग्रेसिव सोच
कि काउंटर में खड़े होने की स्थिति सिर्फ वही नजर आ रही है और कुछ बच नहीं रहा है? देखिए, मुझे लगता है इन सारे मुद्दों पर 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि जो प्रतिस्थापनाएं हमारे सामने पेश की जा रही हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आज एक मसीहा के तौर पर या अपने अपने प्रतीक के तौर पर उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं एक दलित होने के नाते उसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखता हूँ। जी, हमारा मानना है कि ये दलितों की मोबिलाइजेशन की ताकत है कि उनका प्रतीक देश के किसी भी राजनेता के प्रतीक से बड़ा और विशाल हो गया है और उसने समाजवादी पार्टी समेत तमाम अंबेडकर विरोधी पार्टियों को अंबेडकर के सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया है। एक मेरी प्रतिस्थापना ये है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ प्रतीकों को लेकर और प्रतीकों के जो समुदाय हैं उनको अलग अलग हमारे संस्कृति में हमेशा से अलग देखा जाता रहा है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। वैसा ही जब हम डॉक्टर अंबेडकर को पूछते हैं, लेकिन वो समुदाय है जिसकी आबादी इस देश में 17% है, जिसके ऊपर पिछले 25 सालों में 1991 से लेकर अब तक 25 सालों में 6,74,419 अत्याचार की घटनाएं हुई, जिसमें करीब 70 लाख लोग प्रभावित हुए। और ये वो एट्रोसिटीज हैं जो लड़ाई झगड़े के बाद पुलिस रजिस्टर करती है। वैसे पुलिस रजिस्टर नहीं करती। पॉलिटिकल तौर पे ताकतवर है ये तबका, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर हाशिए पर है ये तबका। मुझे लगता है ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। हमारे साथ दो राजनीतिक दलों के नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। हम राजनीतिक तौर पे बात ब्रेक के बाद करेंगे और ये बताते हुए करेंगे क्योंकि स्वराज का जिक्र जब बाबा साहब अंबेडकर के सामने आया था, उन्होंने कहा था अंग्रेजों से ये स्वराज सही नहीं है, अस्पृश्यता इसमें मौजूद है, शोषण कहीं ज्यादा होगा। जरा ब्रेक के बाद बात होगी पॉलिटिकल पार्टीज का इस पे क्या आर्गुमेंट। संजय निरुपम जी, राजनीतिक तौर पर बाबा साहब अंबेडकर की याद या वाकई जिन सवालों को उठाया गया था उसको लेकर याद? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर एक बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे और उनके सिद्धांतों में बड़े बुनियादी बातें थी और उनका हमेशा पालन कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरीके से अंबेडकर को अपनाना चाहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अंबेडकर जी ने जो मुद्दे खड़े किए थे, क्या उन मुद्दों के ऊपर अभी तक आरएसएस और बीजेपी ने जवाब दिया है? अंबेडकर स्वयं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के खिलाफ थे, अंबेडकर स्वयं मनुवाद के खिलाफ थे, मनुस्मृति की व्यवस्थाओं के खिलाफ थे, अंबेडकर स्वयं जाति पाति की व्यवस्था के खिलाफ थे। क्या आरएसएस अंबेडकर स्वयं ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे? क्या आरएसएस बीजेपी के लोग इन मुद्दों के ऊपर आज तक जवाब दे पाए? जैसा अभी एक हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि सिर्फ प्रतीक के तौर पर अगर अंबेडकर को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अंबेडकर संजय निरुपम जी एक बात बताइए, इस देश में एक बात बताइए, इस देश में क्या अंबेडकर को क्रिटिकल होकर देखा जा सकता है कि नहीं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी अंबेडकर को क्रिटिकल होकर देखने के बजाय अंबेडकर ने जो मुद्दे खड़े किए, अंबेडकर ने जो विचार रखे, उन विचारों की सत्यता को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश उन विचारों को स्वीकार नहीं कर रही है सत्तारूढ़ पार्टियां। देखिए, अभी कन्हैया कुमार पे आज जो हमले हुए, अंबेडकर सर्वदा इसके खिलाफ थे। अंबेडकर सबको अपनी बात कहने का हक देते थे। रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, अंबेडकर के विचारों में रोहित वेमुला की आत्महत्या कहीं फिट नहीं बैठती। कन्हैया कुमार के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और उसको जिस तरीके से सताया जा रहा है, यह जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, लग ऐसा रहा है कि सत्ता परिवर्तन केंद्र में हुआ और आरएसएस प्रभावी हुई और उसी के जरिए झटके में एक शून्यता थी दलित समाज के भीतर नेतृत्व को लेकर, राजनीतिक नेतृत्व को लेकर, उसको लेकर छीना झपटी शुरू हो गई। देखिए प्रसून जी, यह बात कितनी तथ्यों से अलग है, मैं आपसे तथ्य के आधार पर बोलता हूं। बताइए
इस देश में वनवासी क्षेत्रों में क्रिश्चियन मिशनरीज के अलावा सबसे बड़ा संगठन जो काम करता वो कौन? वनवासी कल्याण आश्रम, विच इज एन आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन। जी। दलित बस्तियों में सबसे बड़ा संगठन जो काम करता सेवा भारती, जो संघ का संगठन है। क्या ये कोई सत्ता में आने के बाद से काम कर रहे हैं? 60-70 वर्षों से काम कर रहे हैं। और हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला, प्रतीकात्मक और वास्तविक, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। प्रतीकात्मक में देखें तो उनके जन्म स्थल महू को भव्य स्मारक बनाया था हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने। दीक्षा भूमि नागपुर को भव्य स्मारक बनाया था 1995 से 2020 की भाजपा शिवसेना सरकार ने। अलीपुर रोड स्थित बंगले को भव्य स्मारक बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। और मोदी जी की सरकार ने आने के बाद लंदन स्थित स्मारक तक को भव्य बनाया, 125वीं जयंती मनाया, वो विषय कुछ अलग। अब आप देखिए जो रियल इंपावरमेंट की बात कही कंचाई लैया जी ने और अन्य लोगों ने, अभी प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की घोषणा की। क्या कहा? हर बैंक की शाखा को निर्देश है कम से कम एक एससी, एक एसटी और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको खड़ा करना पड़ेगा। यानी कुछ साल के अंदर इस देश में 1.25 लाख दलित एंटरप्रेन्योर्स खड़े होंगे। क्यों? पिछली सरकार याद करिए क्या निर्देश गया था कि माइनॉरिटी डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट में बैंक माइनॉरिटीज को लोन देगी। क्या कहा था मनमोहन सिंह जी ने? मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। मोदी जी की बात से क्या परिलक्षित हो रहा है? यह परिलक्षित हो रहा है कि पहला हक किसका? दलित का, अनुसूचित जाति का, वंचित का, शोषित का। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जब तक रिलीजियस नहीं होगा, कंचाई जी ने बहुत अच्छी बात कही। मैं याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया था कि मंदिरों में दलितों को प्रवेश मिले। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो पहली ईंट दलित से रखवाई गई। यानी सामाजिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, सांस्कृतिक विषय हो, तो ये जो नहीं सुधांशु जी, राजनीतिक में मुझे एक वाक्य पूरा करने दीजिए। आज सब लोग कह रहे हैं मायावती जी दलितों की बहुत बड़ी समर्थक है। वो 3 बार मुख्यमंत्री बनी, भाजपा के समर्थन पे ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। 4 जून 1995 पे जब उनको प्राणघातक हमला हुआ, मायावती जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि संघ और भाजपा वाले ना आए होते तो शायद मुलायम सिंह जी के लोगों ने उनके प्राण ले लिए। प्रसून भाई, मैं जरा इसका जवाब दूं। तो दलित विषय के ऊपर हमारा जो कमिटमेंट है वो हमारा हार्दिक है, नैष्ठिक है, राजनीतिक नहीं। ओके, अब बताइए प्रकाश अंबेडकर जी, जो बात हमने आपसे शुरू की थी, अब उसी पॉइंट पर हम दोबारा लौट आए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि एक मोहभंग हुआ मायावती को लेकर, एक मोहभंग है दलित नेतृत्व को लेकर, कोई एक शून्यता है, लेकिन आप कह रहे थे कि आरएसएस ने इस मुद्दे को खड़ा कर दिया। क्या आप इस बात पर अब भी अड़े हैं कि जो एजेंडा है वही समाज से टकरा रहा है और वही अंबेडकर को सत्ता पर ला रहा है? मैं अभी भी इस बात पे मैं बात पर अभी भी अटल हूँ जी। आप मेरे ख्याल से 2019 को अगर मुझे मिलेंगे तो शायद मैंने जो आज वाणी कही वही वाणी आप कहेंगे कि सत्यवाणी थी कि इस देश में ध्रुवीकरण हो रहा है और विचारों का ध्रुवीकरण हो रहा है। बाबा साहब ने जिन विचारों को लेके यहाँ पे आंदोलन किया और उसको बैठा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिन्हें भाई स्वतंत्रता और समानता की बात जो कही, आज उसी के विपरीत आरएसएस प्रेरित बीजेपी की कदम चलते आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में जो कानून पास किया है कि 10वीं पास जो है 10वीं फेल है उसको कैंडिडेचर नहीं उसको। अगर इन बातों को अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हम लोग की विचारधारा जो है वो गलत है। वी आर नॉट इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट। चलिए, क्योंकि ये बातें किसी को बगल रखना, इसका मतलब ये है कि उसको कैद करना। अगर इस बात को हम लोग नहीं समझ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हम लोग सही मायने में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट नहीं है। क्या वजह है कि हम इनको बाहर रख रहे सिस्टम से? नहीं प्रकाश जी, आप बार बार एक बात, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब हम आपसे पूछते हैं कि रोहित वेमुला की मां ने बौद्ध धर्म जो अपना लिया, सर एक मिनट, नहीं आप जो कह रहे हैं उसको कहते हुए बता दीजिए कि बौद्ध धर्म जो अपना लिया रोहित वेमुला की मां ने, देश के एचआरडी मिनिस्टर उनके कास्ट को लेकर सवाल कर रही थी जब रोहित वेमुला ने खुदकुशी की थी। तो क्या ये एक मैसेज है कि अब हम हिंदू धर्म में भी नहीं रहेंगे? सही। देखिए, ऐसा है कि लोग हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ
हिंदू धर्म के अंदर जो सुधारना करने की बात हुई, जो बदलाव करने की बात हुई थी, बात होनी चाहिए, जातिवाद खत्म होने की बात चाहिए, वो कहीं नहीं। चलिए, तकनीकी गड़बड़ी, आपकी आवाज अटक अटक आ रही है, हम ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। कंचन इलैया जी, जो सवाल निकले उसमें एक बड़ा सवाल फिर वही, राजनीतिक तौर पर कोई समाधान दलित समाज का, हाशिए पर पड़े तबके का, सामाजिक आर्थिक तौर पर नहीं हो पाया। बीते 70 बरस की यह कहानी है, एक सच है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि राजनीतिक तौर पर अगर आत्मसात किया जा रहा है, तो आपको अब भी लगता है कि कहीं सामाजिक आर्थिक तौर पर देखने का जिक्र भी होगा, जिसका जिक्र सुधांशु जी कर गए कि कई प्रोग्राम लेकर आए, प्रधानमंत्री कई नई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, हमारा एकदम प्रतिबद्धता है समाज के प्रति। क्या यह लगता है सही में कंचन इलैया साहब? नहीं, देखिए, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कैंडिडेट था, जो केरला का इलेक्शन में उन्हें एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट में ये क्लियर किया है कि आने वाले जो डिकेड है, ये डिकेड दलित ओबीसी का डिकेड है। ठीक ना, उसके बाद जो बीजेपी का गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो सर्टेन एरियाज में जो जनधन का प्रोग्राम हो और दलित कैपिटलिज्म का प्रोग्राम हो, ये इश्यूज में दलितों के बारे में या बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जो बात किया जा रहा है, उसका नतीजा क्या होगा बाद में देखेंगे। मगर मेरा ख्याल में आज जो बीजेपी और कांग्रेस पहले बार यूएन को लेके जाके अंबेडकर को एक ग्लोबल फिगर बनाने का एक अच्छा एक प्रोग्राम लिया है, वो काफ़ी अच्छा, मैं मानता हूँ वो काफ़ी अच्छा है। परसों राहुल गांधी ने नागपुर में जो स्पीच दिया, उसमें उन्हें काफ़ी क्लियर एक बात बोला था, कास्ट सिस्टम को बर्बाद करने का एक एजेंडा कांग्रेस ने लिया और मनुवाद को ये देश में से निकालना होगा। अंबेडकर ने मनुवाद ग्रंथ को बंद कर दिया, मगर मनुवाद स्टिल बच के है जी। इसको खत्म करने के लिए समानता स्कूल एजुकेशन एक रास्ता है। प्राइवेट सेक्टर में पूरा इंग्लिश एजुकेशन है, ये एजुकेशन अपर कास्ट को, धनवान को मिल रहा, और दलित, पिछले जात, आदिवासियों को इंग्लिश एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में कहीं नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक वो स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रोग्राम नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एक डिस्कशन नहीं किया। ये अगर नहीं करे तो दलितों को, बैकवर्ड्स को, ट्राइबल्स को सरकार के तौर पे स्ट्रेंथन करने का बात नहीं हो सकता। और रिलीजियस में अब तक आरएसएस का एक स्टेटमेंट भी मैं नहीं देखा, ये देश में भगवान सबको एक ही तरह पैदा किया। जो ऋग्वेद में हिंदू रिलीजन डिक्लेयर किया, भगवान का सिर से एक, वो भुज से एक और पांव से एक जो निकाला, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बोल के कहीं भी आरएसएस नहीं बोला। ओके, हम एक मिनट इसका जवाब जरा लेना चाहेंगे। सुधांशु जी हमारे साथ एक मिनट। कंचन इलैया साहब, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें चूंकि उठा दी हैं, ये सवाल हमको लगता है कि मौजूदा वक्त की राजनीति को प्रभावित भी कर रहा है। सुधांशु जी, 0.3% लोग हायर एजुकेशन तक दलित समाज के पहुंच पाते हैं। रोहित वेमुला उसमें से एक, जो अपनी चिट्ठी जो लिखता है, वो चिट्ठी पढ़ते समय, 5 पन्ने की चिट्ठी में पढ़ते समय इसका एहसास बार बार होता है कि उसके भीतर एक मवाद था कि हम हैं क्यों, हमें क्यों नहीं महसूस होने दिया जाता है कि हमारा होना इस देश समाज की जरूरत है। क्या ऐसा माहौल राजनीतिक तौर पर बना दिया गया है, या आपको लग रहा है कि नहीं, सामाजिक तौर पर था, बीजेपी कुछ कर रही है? देखिए, मैं कंचन इलैया जी की एक बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, तब तक सही अर्थों में सामाजिक समानता नहीं आ सकती। और उनके सुझाव को देश के सभी राजनीतिक दलों को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उसके लिए राज्यों और केंद्र की सहमति होनी चाहिए। अन्यथा सही बात है, अमीर का बच्चा कुछ और पढ़ता है और गरीब का बच्चा कुछ और पढ़ता है, और फिर जीवन में वो बराबरी नहीं कर पाते। पर वो लोग जो कि शिक्षा जिन तक पहुंच ही नहीं पाती, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा ट्राइबल्स में शिक्षा का अभियान किसका? एकल विद्यालय किसका है? मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके सर्वाधिक स्कूल हैं इस देश में, 30,000 स्कूल, विद्या भारती के।
अब आप आइए इसके ऊपर जो रोहित वेमुला की बात आपने कही, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए। देखिए इसमें एक चीज आप ही से पूछ रहे हैं, सुनिए वरना विषयांतर हो जाएगा। रोहित वेमुला की बात कही, मैं देखिए रोहित वेमुला के साथ जो हुआ वो दुखद है, कष्टकारक है, मगर मैं उतना ही दुख से कहता हूं, क्या रोहित वेमुला ने डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा बुरी परिस्थितियों को फेस किया है? क्या उनसे ज्यादा अपमान, तिरस्कार और घृणा को देखा है? उसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर उठे और उन्होंने व्यवस्था को बदल दिया। तो यदि किसी कारणवश छात्र ने मनोवैज्ञानिक रूप से त्रस्त होकर आत्महत्या कर ली, उसको अब डॉक्टर अंबेडकर से जो लोग तुलना करते हैं, कितना गलत है। तीसरी बात, बौद्ध धर्म की बात आती है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आराध्य भगवान बुद्ध को माना, जो विश्व के ज्ञात इतिहास में अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक है पूरे विश्व में। और जो व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भगवान को माना हो, वो कैसे किसी आतंकवादी का समर्थन हो सकता है? असंभव। तीसरी बात जो डॉक्टर कंचा लैया ने कहा, एक वाक्य और सुनिए, डॉक्टर कंचा लैया ने एक बात कही कि धर्म छोड़ दिया उन्होंने। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं, यह धर्म परिवर्तन नहीं है, सिर्फ मत परिवर्तन है। धर्म कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि बौद्ध मत में आने के बाद भी व्यक्ति अपनी हिंदू धर्म की जाति से जुड़ा हुआ है। तो आधार पर जो उपयोग है वह आरक्षण की सुविधा लेंगे। इसका अर्थ कि धर्म नहीं बदला है, सिर्फ पूजा पद्धति बदली है। सुधांशु जी, आप जो बात बोल गए, अब जरा सोचना शुरू कीजिए कि अंबेडकर ने महात्मा गांधी को लेकर किस बात का जिक्र किया था और किस मुद्दे को लेकर टकराव था। और जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि ब्राह्मणिज्म जो है वो कहीं ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा दलित समाज को, जिसको लेकर बहुत सीधी लड़ाई थी, उस पर आप खामोश रहते हैं। हिंदू कोड बिल जब आता है आप उस पर कुछ नहीं कहते हैं। तो आप उन दिशाओं पर क्यों बार बार जाना चाह रहे हैं? जो एक मिनट जी प्रसून, एक मिनट मैं बताता हूँ। आप जो मुद्दा कर रहे हैं ना, हिंदू कोड बिल पे खामोश नहीं थे। जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब अंबेडकर लेके आ रहे थे, तब उनके खिलाफ सड़कों पे उतर के आग लगाने का काम आरएसएस के लोग कर रहे थे, हिंदू महासभा के लोग कह रहे थे। इसलिए हमने प्रारंभ में ही कहा कि जो बुनियादी मुद्दे बाबा साहब अंबेडकर ने रखे थे, उसके ऊपर आज भी बीजेपी आरएसएस चुप है। हाँ, कुछ रेटोरिक चल रहा है। सारे स्मारक इन्होंने बनाए, 60-65 साल में हमने कुछ नहीं किया। आज पहली बार मऊ जा रहे हो और मऊ के हीरो बन गए। ये जो तमाशा चल रहा है बीजेपी आरएसएस का, कृपया करके बीजेपी आरएसएस को सुधरना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। जो दलित समाज का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो राजनीतिक प्रक्रिया में, प्रशासन में, उस पार्टिसिपेशन के दिशा में कुछ काम नहीं हो रहा। दलित समाज आर्थिक तौर पर मजबूत हो, सामाजिक तौर पर उसको अछूत के इस महामारी से बाहर निकाला जाए, इसके लिए ठोस कुछ काम नहीं हो रहा। अभी बनवासी कल्याण आश्रम बताएंगे, एकल विद्यालय बताएंगे, सरस्वती विद्या मंदिर बताएंगे। हम इसीलिए मुद्दे पर आ रहे थे। एक मिनट, हम एक रेफरेंस के साथ लाना चाह रहे हैं। एक मिनट प्लीज। ये जो एकल विद्यालय बनवासी कल्याण आश्रम से बता रहे हैं, ये आरएसएस के हिंदू एजेंडा का एक हिस्सा है। और इस हिंदू एजेंडा के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से पहले आरएसएस बीजेपी को यह स्वीकार करना पड़ेगा। जी, हम एक कमेंट इस पे चाहेंगे, क्योंकि हम जो जिक्र करना चाह रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर 27 फरवरी 1942, ये जो है राइटिंग्स एंड स्पीचेस खंड 17 भाग 2 पृष्ठ 324, इसमें उन्होंने बहुत साफ कहा, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि राजनीति है। और इसकी व्याख्या है जिसमें उन्होंने तमाम बातें, फांसीवाद, जो जिक्र करना है किया है। फिर भी आपको लग रहा है कि दलित समाज के भीतर एक ऐसा वैक्यूम है जो देख रहा है कि उधर प्राइम मिनिस्टर मोदी दलितों का जिक्र करते हैं, इधर केजरीवाल भी कर देते हैं, उधर मुलायम सिंह भी कर देते हैं। इस क्राइसिस में आ गया है वो। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात तो तय है कि दलित आंदोलन में और दलित राजनीति में आज एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दलितों में नेता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के जो दलित नेता हैं वो मौजूदा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात को समझने में नाकामयाब। ओके, अब इसका दूसरा हिस्सा, चूंकि आप जेएनयू में पढ़ाते हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे जानबूझ के करना चाहते हैं। वामपंथ को भी हम देख रहे हैं, पहली बार वह भी दलित इशू पर आ गया है, सामने आकर खड़ा हो गया है। और यही जेएनयू था जो आरक्षण के मुद्दे पर बट गया था। वामपंथी निकल गए थे, मालाकार उसमें निकले थे, हमें भी याद है। अब ये बताइए, क्या राजनीतिक जरूरत ऐसी आ गई है कि आप दुनिया के मजदूरों को एक नहीं कर सके, तो अब इस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं? बिल्कुल, ये वामपंथ का भी क्राइसिस है प्रसून जी, कि उसने बहुत लंबे समय तक ये जो भारतीय समाज की ये भाषा थी
जिसमें जाति की रियलिटी जिसकी तरफ अम्बेडकर ने इशारा किया था बहुत इंपॉर्टेंट था कि जाति और जाति के लिए कोई वोकैबुलरी नहीं थी मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स के पास जातीय समाज को एड्रेस करने के लिए। तो लंबे समय तक उस सच्चाई से बचते रहे। लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पॉलिटिकल क्राइसिस। और अब तो मुझे लगता है कि सिर्फ दलित और वामपंथी गठजोड़ ही, यानी वामपंथियों की मजबूरी है दलित, और दलित की मजबूरी वामपंथ तो नहीं है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। नहीं, मेरा मुझे कह लेने दीजिए कि दलित वामपंथियों की मजबूरी है दलित, क्योंकि और कोई आधार उनके पास अब रह नहीं गया है, जातीय आधार और कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में जो अलायंसेस बन रहे हैं, अभी हम BHU में गए थे, वहाँ पर मार्क्सिस्ट और दलित साथ मिलकर उन्होंने येचुरी अब धर्म को भी ओपियम नहीं मान रहे हैं। हाँ, नहीं मान रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये चेंज पहले होना चाहिए था, ये बहुत समय लग गया। ये ग्रामसी ने बहुत पहले इसकी तरफ इशारा कर दिया। कंचन इलैया साहब, अगर लेफ्ट भी इस दिशा में आकर खड़ा हो गया और ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने तो इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया था, कितना भी पढ़ लीजिए, जिस दिशा में अब वो जा रहे हैं, क्या ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस दलितों के उत्थान की दिशा में बढ़ेगा या कहीं ज्यादा और एक्सप्लॉइट करेगा? नहीं, इसमें एक बात सीधा से सीधा हम चर्चा करना होगा। अंबेडकर का पूरा फिलॉसफी, उसका विजन और उसका जो प्रॉफिटहुड बोल सकते हैं जी, वो केवल दलितों के लिए नहीं, ये देश का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन किए। उन्हें किताब लिखा, उन्हें फिलॉसफी लिखा, उन्हें इकोनॉमिक्स आइडियोलॉजी लिखा और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा। एक अच्छा बात है, आज बीजेपी ने उसको रिकॉग्नाइज किया। इससे पहले उतना नहीं करते थे, कभी कभी बोलते थे, एक दलित मंच उसमें रहते थे, और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा आज ले लिया। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, पूरा ये पॉलिटिकल पार्टीज जो रूल किया, जो अब रूल कर रहे हैं, ये देश का एक मौलिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर नहीं सोचे। सुधांशु जी ने एक बात बोल रहा था कि वनवासी में आप ट्राइबल्स को वनवासी क्यों कहते हैं? वो लोग अपने आप को आदिवासी कह लेते हैं जी। हम उन लोगों को वनवासी नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। हम एक आखिरी सवाल सुधांशु जी आपसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि सत्ता बीजेपी की है, और राजनीतिक तौर पर अगर प्रधानमंत्री आज भाषण देते हुए ये कहते हैं कि मैं बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ही प्रधानमंत्री बना हूं, तो इसका मतलब क्या है सुधांशु जी? देखिए, इसका मतलब एक बात तो मैं पहले ऐड करना चाहूंगा, जो डॉक्टर कंचन इलैया ने कहा, अंबेडकर जी के व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं हो रहा है, केवल उनको दलित के खांचे में रखना ठीक नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। दलित और गैर दलित छोड़ दीजिए, तो वो एक व्यावसायिक दक्ष अर्थशास्त्री 1910 और 20 के दशक में थे, जो कोई भी नहीं था उस समय भारत में। बाकी सब जो फाइनेंस कमीशन की अवधारणा, सिंचाई और कानून। अब बताइए प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए कहा कि प्राइम मिनिस्टर उस निचले तबके से आते हैं। उन्होंने बताया अपनी पारिवारिक स्थिति को, वहां से बढ़ते बढ़ते आज प्रधानमंत्री का वहां तक पहुंचना, वो एक प्रकार की सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। और मैं एक मिनट, नहीं, मुझे थोड़ा सा बोलने नहीं, अब खत्म हो गया वक्त। संजय निरुपम जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा था जब नेहरू जी ने कमेंट कर दीजिए, मैं एक लाइन में बोलता हूं के लिए 2 बार नेहरू जी ने प्रचार क्यों किया था, ये बताइए। 40 प्रधानमंत्री अचानक और बीजेपी अचानक अंबेडकर जी के समर्थन में खुली हुई, क्योंकि रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद पूरा बीजेपी दलित विरोधी बन के निकल के आई है। तो अपने दामन पे जो दाग लगे उसको धोने का ये प्रयत्न हुआ। अरे हमने अपनी पार्टी में दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बताइए संजय जी, किस पॉलिटिकल पार्टी ने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? और वो 1 लाख रुपए लेके अंदर चले गए। आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने, बनाने वाले हम। अब वो षड्यंत्र हो गया, आपके सारे आरोप जायज हैं और कोई टीवी के। चलिए, हम लोग किसका जगजीवन राम का नाम भी भूल गए, संजीव भैया भी हो गए थे। कई नाम है। हमें लगता है मौजूदा वक्त की राजनीति और सियासत अतीत को भूलते चले जा रही है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? एक लाइन का मैं कमेंट करना चाहता हूं। प्रतीकों की भाषा, राजनीति को प्रतीकों की भाषा में समझे कि शेर ही जब हिरण को ग्लोरीफाई करने लगे तो समझिए कि राजनीति कहां जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में दलित राजनीति बदल रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी नोटिस पर हैं। दलित इस देश को बदलने के उसी बात का जिक्र हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इस समाज के भीतर का हो रहा है। सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों के वोट बैंक का नहीं है, बल्कि इस वक्त मौजूदा वक्त में सवाल देश का भी है। चर्चा खत्म कर रहे हैं यहीं पर, छोटा सा ब्रेक लेना, तुरंत लौटते हैं। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि NIA अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई।
हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से The show is perfectly fine, it's healthy, it's normal and it's cool like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India and we got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it and